हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसमें हम कांग्रेस के कुछ अधिवेशन को कंप्लीट करेंगे और जो हमारे गांधी जी का पूरा काल रहा है ना, उसके पहले की जितनी भी फेमस घटनाएं हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। ये सारी घटनाएं या ये सारा टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं घटना चक्र पुनरावलोकन से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस बनारस कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। किसके द्वारा की गई है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता। वर्ष 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी। मतलब 6 में ही आ गई थी, है ना। तो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई। लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। लेकिन दादा भाई नौरोजी को बना दिया तो भैया सबके दादा हैं तो सब शांत हो गए कि चल भैया इनको बना दो। तो ये संभावना थी वह क्या हो गई? घट गई, या उस समय के लिए टल गई। राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। जो कलकत्ता अधिवेशन है कांग्रेस का, इसमें ही दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की सबसे पहले मांग की गई थी। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी और वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब 1905 का और 1906 का क्यों फेमस है? तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन है, इसमें सबसे पहले सेल्फ रूल से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब यदि बनारस जाना है तो आपको सेल्फ रूल करना पड़ेगा। तो सेल्फ रूल का जो कॉन्सेप्ट है वह 1905 में बनारस अधिवेशन से आया और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में क्या हुआ था? स्वराज का सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के साथ ही स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। तो जो 1906 का प्रस्ताव था ना, इसमें ही स्वदेशी बहिष्कार और जो राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव हैं वो सब पारित किए गए थे। दादा भाई नौरोजी को लोक श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, या कहते थे। तो दादा भाई नौरोजी इसलिए फेमस नहीं थे, जनता इनको बहुत पसंद करती थी, पूरे सदस्य इनको बहुत पसंद करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? भारत के वयोवृद्ध नेता या पुरुष कहा जाता था। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा गया है। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो कि उदारवादी दल की ओर से फिसवरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। तो दादा भाई नौरोजी के इतने फेमस थे उस समय के, तो ये 1892 में जो ब्रिटिश संसद है उसके सदस्य बने थे। कहाँ से? फिसवरी से बने थे। वह भारत और पहले थे, है ना, पहले उदारवादी दल के ओर से ये ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। कहाँ से? फिसवरी से चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 की अध्यक्षता इन्होंने की है। मतलब दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। कौन कौन से? 1893, 1886 और 1906 की अध्यक्षता की गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो कि एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। मतलब ये पहले ऐसे भारतीय भी थे जो कि एल्फिंस्टन मतलब फिसल गए सारे ब्रिटिश, सब एल वेल से लग के सब फिसल गए क्योंकि गणित नहीं आती थी उनको, भौतिकी नहीं आती थी। लेकिन हमारे दादा भाई नौरोजी एल्फिंस्टन कॉलेज में मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर चुने गए थे और यहाँ से पहले व्यक्ति थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका जिसका नाम है रास्त गोफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पत्रिका की शुरुआत की गई है जो कि गुजराती में थी, जिसका नाम था रास्त गोफ्तार। 1851 में CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि यह भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान एवं निस्वार्थ नेता से सुशोभित है। किनके द्वारा कहा गया था? तो ये इतने फेमस थे, इतने अच्छे थे, तो इनके बारे में CY चंद्रमणि के द्वारा कहा गया है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं भारत
के सामाजिक जीवन में अनेक बुद्धिमान एवं निस्वार्थ नेता से सुशोभित है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं है। ये इतने निस्वार्थ और बुद्धिमान है कि हमारे अभी दुनिया में कोई भी ना दादा भाई नौरोजी के जैसा नहीं है। दूसरी ओर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी में है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या कहा गया था कि यदि कहीं भी मनुष्य में देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी के अंदर है, दादा भाई नौरोजी में है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस विभाजित हो गया। तो 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? सूरत में आयोजित किया गया था कांग्रेस का 23वां वार्षिक अधिवेशन, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी हैं, उनमें अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस विभाजित हो गया। उग्रपंथी जहां पर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं जो उदारवादी हैं वह रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और अंततः रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने और ये पूरा विभाजन हो गया। तो उग्रवादी बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को, उदारवादी बनाना चाहते थे रास बिहारी बोस को। अध्यक्ष पद के लिए विवाद हुआ और गरम दल या उग्रवादी और उदारवादी दोनों ही जाके बट गए। कहाँ पर? तो ये बटे हैं हमारे सूरत अधिवेशन 1907 में, कांग्रेस अधिवेशन का 23वां वार्षिक अधिवेशन में। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री रहे और 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री रहे। 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह रहा और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, तो वह कौन है? तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1884 में BA पास करने के बाद 18 वर्ष में वह रनाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए थे। इन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा में सेवाएं भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त की। विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। तो कहाँ पर? फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया है। फिर प्रिंसिपल के रूप में पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया था। कब लिया है? 1889 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन से राजनीति में इन्होंने भाग लिया। 1897 में इन्होंने बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा था। किन के द्वारा कहा गया है? तो 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया था। 1902 में मुंबई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। तो कब चुने गए हैं? 1902 में मुंबई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके लिए चुने गए थे। अपने राजनीतिक दर्शन के वे सच्चे उदारवादी थे। वे संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इसी कारण से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित थे और उन्होंने इनको राजनीतिक शिष्य बन गए थे। उनके राजनीतिक गुरु भी इनको बनाया है। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी इन्होंने? तो उन्होंने 1905 में की थी। गोपाल कृष्ण के गोखले के द्वारा कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो ये है दादा भाई नौरोजी।
वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादाभाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादाभाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादाभाई नौरोजी पूर्ण राजभक्त थे। यह समझते थे कि भारत में अंग्रेज राज से बहुत लाभ हुआ है और यह भी सहचर से सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादाभाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। 1906 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा क्योंकि 1906 में इसकी मांग की गई है स्वराज की। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन के संबंधी प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की थी और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में कब प्रस्तुत किया गया था, तो स्वराज को मांग के रूप में दादाभाई नौरोजी ने 1906 में वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय जाता है दादाभाई नौरोजी को। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 की। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में पहली बार स्वराज शब्द दादाभाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादाभाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बनाया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पुस्तिका में इसका प्रस्ताव दादाभाई नौरोजी को ही माना होगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु ऑप्शन में दयानंद सरस्वती है नहीं, तिलक है, इसलिए पहली बार स्वराज शब्द की मांग का समर्थन तिलक के द्वारा किया गया है। दादाभाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं, तो दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है। दादाभाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में ये पहले भारतीय थे जो कि उदारवादी दल की ओर से फिक्सबरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1886, 1893 और 1906 के अध्यक्ष रहे हैं। CY चंद्रमणि के द्वारा दादाभाई नौरोजी के विषय में कहा गया है कि वह भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान एवं निस्वार्थ नेताओं से सुशोभित हैं, परंतु हमारे युग में कोई भी दादाभाई नौरोजी जैसा नहीं है। दूसरी ओर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया है कि यदि मनुष्य में देवत्व है तो वह दादाभाई नौरोजी में है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई है हमारे दादाभाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से दी ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादाभाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है बताना है ना। तो इन्होंने पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, तो ये सही हो जाएगा। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया है, तो ये गुजराती के प्रोफेसर रहे हैं कहाँ पर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। इन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, तो ये भी सही है, मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी गई है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी से टिकट लिया था, तो ये गलत है, अनुदारवादी से नहीं चुने गए थे। दादाभाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। दादाभाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो पहला क्या है, यह पहले भारतीय थे जो कि
एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर चुने गए थे, तो ये सही है पहला। एल्फिंस्टन कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्रोफेसर चुने गए थे मुंबई में। 1892 में यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, तो ये भी सही है। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का प्रारंभ किया था, तो ये भी सही है। इन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो गलत है, 3 बार की है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो कि एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 तक यह उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे। इन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत की है 1851 में। दादा भाई नौरोजी 1886 में, 1893 में और 1906 कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो कि 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिसवरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अपने लंदन प्रवास 1855 से 1869 के समथिंग ये दादा भाई नौरोजी कांग्रेस या अंग्रेज़ों को भारत की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में, ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1866 में संस्थाएं स्थापित की थी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में और ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1866 में स्थापना की गई थी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस विभाजित हो गया। उग्रवादी जहां पर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। भारतीय कांग्रेस जहां पर उदारवादी और उग्रवादी दोनों विभाजित हो गए थे, वो था सूरत अधिवेशन 1907 का। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस या रास बिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने और उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था? तो पहले आता है हमारा, पहला ही है बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये इसका नहीं था कोई संकल्प, बल्कि बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इसके प्रस्ताव थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कहाँ से? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस विभाजन मतलब जो लोग हैं उनकी भागीदारी को लेकर कांग्रेस विभाजन में प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीति, उद्देश्य एवं आम आदमी को अपने साथ रख पाने में असफल था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया था। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रम के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच अनुमान, पारंपरिक मतभेदों के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही अलग थी। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष से नरमपंथी उनके लिए कवच के रूप में कार्य कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत फूट हुई थी 1907 में। सूरत फूट 1907 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी। कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया था। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत के विभाजन में गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक ने किया था नेतृत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ने पहला विभाजन कब हुआ है? 1907 में सूरत अधिवेशन में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, जिसके कारण ही ये विभाजन हुआ था। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाल लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी बोस या रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुनना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष चुने गए और कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके बाद आता है हमारी मुस्लिम लीग का गठन, जो कि 1906 में हुई थी। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों ने शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार दिया जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के हित का संरक्षण हो। तो अक्टूबर 1906 में आगे आकर मुस्लिमों के एक शिमला प्रतिनिधिमंडल में एक केंद्रीय मुस्लिम सभा आयोजित की गई और जिसमें प्रस्तुत किया गया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि क्या करेगा, मुस्लिमों के हितों का संरक्षण करेगा। तो आगे आए थे, इसलिए उनका नाम क्या था? आगा खान था 1906 में। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। तो कब किया गया है? देखो, इन पहला प्रस्ताव तो शिमला में आया कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि मुस्लिमों के संरक्षण की बात करे। इसी के लिए ढाका में संपन्न की गई एक अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई ढाका में आयोजित की गई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान इसके क्या बने? इस समिति का स्वागत अध्यक्ष भी बने और राजनीतिक बैठक का समायोजक भी किया था इनके द्वारा, सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव भी इनके द्वारा किया गया था। बकार उल मुफ्त इसके अध्यक्ष बने थे। तो भैया अपनी बातों से सबको भैया बकरा बना देते थे। बकार उल मुल्क बने हैं मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पहले और सलीमुल्लाह खान के द्वारा इसका गठन किया गया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का। इसमें 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया था। कितने सदस्य थे? तो 56 सदस्य थे, वो भी अस्थायी समिति का चयन किया गया था। और मोहसिन उल मुल्क बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। तो बकार उल मुल्क क्या है? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन बकार उल मुल्क और उनके साथ मोहसिन और मुल्क को क्या बनाया गया है? संगठन का सचिव बनाया गया संयुक्त रूप से। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। तो ढाका में सम्मेलन आयोजित किया गया और लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष बने थे। आगा खां क्या बने हैं? इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। इनके द्वारा ही सबसे पहले विचार रखा गया था एक ऐसे संगठन का, इसलिए इनको पहला के अध्यक्ष बना दिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना। पहला काम क्या था? ये क्या करेंगे, जो मुस्लिम हैं वो क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे, बढ़ाएंगे। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ावा देने से रोकना है। तो ये क्या चाहते थे, जो लीग है उनके अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभाव किए हुए जो अन्य संप्रदाय हैं उनके प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुस्लिमों के जो राजनीतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना और उसका विस्तार करना,
मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उसका विस्तार करने भी इनका उद्देश्य था। 1906 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। तो 1906 में बना, 1907 में मुस्लिम लीग का पहला वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे किया गया? कराची में। 1907 में अमृतसर में इसको आयोजित किया गया था। 1908 में अमृतसर, 1907 में कराची में। इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई थी कि भैया हमें, कांग्रेस तो बढ़ गया, हमें भी पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। तो कांग्रेस की नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। इन्होंने वर्ष 1909 में माल्य मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान किया गया था। इन्होंने प्रस्ताव रखा, इसके कारण ही माल्य मिंटो सुधार प्रदान किया गया था 1909 में। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। तो लंदन में अमीर अमीर लोग ही जा सकते हैं, तो सैयद अमीर अली के द्वारा 1908 में लंदन में इसको स्थापित किया गया था। इसकी एक शाखा स्थापित की गई थी। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहले आते हैं निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की गई थी किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ढाका में, ढाका के नवाब थे ये। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों की शिमला प्रतिनिधिमंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के हित का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में एक सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं राजनीतिक बैठकों के समायोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव रखा। बराक उल मुल्क इसके अध्यक्ष चुने गए। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और बराक उल मुल्क एवं मोहसिन उल मुल्क इसके संयुक्त रूप से सचिव नियुक्त किए गए। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इन तीनों नामों के रहने और उनके बाद दो नाम रहने के पर संस्थापक के रूप में चयन को वरीयता क्रम में रखा गया था। वो भी कैसे थे? पहले आते हैं सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं हमारे नवाब सलीमुल्लाह खां। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे आगा खां, क्योंकि विचार सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में और 1908 का अमृतसर में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। 1907 का वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 का अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिए। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची से 1908 में अमृतसर में आयोजित किया गया। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इसका विकल्प डी चुना होगा। अब आते हैं कथन और कारण। कथन: लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, तो ये सही है। दूसरा, ऐसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, तो ये गलत हो जाएगा। तो लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। इस प्रकार ये सत्य हो जाएगा, लेकिन यह अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का था, तो ये गलत है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन
शुरू करने वाले नेता रहे हैं, तो ये सही है। जो हकीम अजमल खान हैं वह राष्ट्रवादी एवं चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, तो ये भी सही है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाने जाने का प्रबल विरोध किया था, तो ये गलत है, पहले गलत हो जाता है। मौलाना बरकतुल्लाह एवं मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतरकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक है। तो मौलाना बरकतुल्लाह एवं मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतरकालीन भारत की सरकार का गठन करने वालों में से एक रहे हैं। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया है। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन बनाया जाए, वर्ग बनाया जाए। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय एवं केंद्रीय स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा था कि उन्होंने राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये लंदन में अमीर लोग ही जा सकते हैं। तो कौन है? अमीर अली की अध्यक्षता में ये स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में है। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा लंदन में खोली गई और इसकी शाखा को सैयद अमीर अली के द्वारा स्थापित किया गया था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये किसके द्वारा कहा था? ये कहा गया था W.W. हंटर के द्वारा। W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। मार्ले मिंटो सुधार नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। 1905 में कर्जन की जगह कौन आए हैं? लॉर्ड मिंटो आए हैं। जॉन मार्ले भारत के सचिव थे। तो मार्ले कौन है? भारत के सचिव हैं। इनके द्वारा सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। इन दोनों ने मिलकर जो सुधार किए उन्हें कहा गया है मार्ले मिंटो सुधार। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है। तो इनके द्वारा कुछ संवैधानिक सुधार किए गए हैं जिन्हें औपचारिक रूप से भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है। सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से यह प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका एक बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, मार्ले मिंटो सुधार इनको कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। इसमें सबसे बड़ा दोष क्या था कि इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषद में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्यतः निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के द्वारा गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। तो इसमें इसका दोष क्या था? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा किया गया था कि जो परिषद है इसमें मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा अपितु केवल मुसलमानों के द्वारा गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा ही किया जाएगा। वस्तुतः इसका आशय है कि मुस्लिम संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो इसका
वस्तुतः क्या आशय निकाला जाता है कि जो मुस्लिम संप्रदाय है इनको भारतीय राष्ट्र से पृथकता या पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार कर लेना। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। तो भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी समस्याएं इसी के द्वारा पैदा की गई हैं। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया। बरसों से बनी हुई जो एकता थी उसको एक ही चोट में समाप्त कर दिया गया 1909 के माल्टे मिंटो सुधार में। गांधी जी ने कहा था कि माल्टे मिंटो सुधार 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। किसके द्वारा कहा गया था? गांधी जी ने कहा था माल्टे मिंटो सुधार है 1909 का, जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। अब आते हैं हमारे माल्टे मिंटो सुधार से संबंधित प्रश्नोत्तर। माल्टे मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था? 1909 में आया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो ने भारत के वायसराय में पद ग्रहण किया और जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई है? तो उसमें बात की गई है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में माल्टे मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह जिससे अंततः देश का विभाजन कराया था वह कौन थे? तो विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। 1909 में माल्टे मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत में सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषक्त कर दिया। अतः देश के विभाजन में बीज रोपण का कार्य किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बना दिया है जिन्होंने इन्हें शेष भारत से अलग कर दिया है। इन्होंने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता एवं मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया है। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, इससे संबंधित प्रश्न। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली के पहले थी राजधानी कलकत्ता में। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बना था 1912 में। 11 में घोषणा बनी थी 12 में। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी। कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण 1912 में किया गया है। स्थानांतरण के समय में यदि विकल्प 11 और 12 दोनों होते तो इसमें हम 1912 लगाते। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो कलकत्ता से स्थानांतरित हुई है 1912 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? 1912 में। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किन के प्रवेश पर फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहे थे जिसके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सके, परंतु शीघ्र ही उस समय उनका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी परिवर्तन के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय चांदनी चौक में उन पर बम फेंका गया था।
क्रांतिकारी जो कि हर्डिंग बम फेंकने में शामिल नहीं थे। तो नहीं थे हमारे भगवती चरण बोहरा, इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि मास्टर अमीरचंद थे, भाई बालमुकुंद थे और बिहारी अवध बिहारी थे। हर्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें आते हैं हमारे मास्टर अमीरचंद, दिमाग अमीरों के पास ही बम होगा, अमीर दान दे दिया उनने दीनानाथ को, तो दीनानाथ। फिर बालक हैं छोटे से भाई बालमुकुंद, उनके भाई बलराम हैं, तो बलराज भाई बल्ला और बसंत कुमार अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी और 2 को 7 साल का कारावास दी गई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे। जो दीनानाथ है वह क्या बन गए थे? सरकारी गवाह बन गए थे। भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं हैं। इन्होंने मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और उन पर मुकदमे से बच गए थे। ब्रिटिश सरकार के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था 1912 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आगमन उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और साथ ही बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। विभाजन वर्ष 1912 में लागू हुआ था। अप्रैल 1936 को उड़ीसा एवं बिहार से अलग हो गया। उड़ीसा बिहार से अलग हो गया 1936 में 1 अप्रैल को। अब आता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक साथ अपने अधिवेशन आयोजित किए। तो कब किए गए हैं? दिसंबर 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा लखनऊ में एक ही साथ अधिवेशन आयोजित किए गए। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए। तो दोनों के द्वारा पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के प्रस्ताव को पारित किया। संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में भी समझौता हुआ। इसमें संयुक्त कार्यक्रम के साथ इन्होंने क्या कहा कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके राजनीतिक क्षेत्र में समझौता करेंगे। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग आयोजन के नाम से जाना जाता है। तो यह समझौते को क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग आयोजन के नाम से जाना जाता है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। कब हुआ? 1916 में हुआ है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधार की एक ही योजना बनाई जा सके, कि संवैधानिक सुधारों के लिए क्या की जाए, एक ही योजना बनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों में समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया है। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ है? 19 स्मरण पत्रों में दोनों दलों में समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की है। तो 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में हुई थी, इसका लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई है। 2 दृष्टियों से स्मरणीय रहा था। तो इसमें 2 दृष्टि थी जिसके कारण ये लखनऊ अधिवेशन है वह स्मरणीय बन गया। पहला था इसमें उदारवादी, जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, वह पुनः कांग्रेस में पुनः प्रवेश कर दिया था। और दूसरा क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 का, इसको स्मरण बनाया है 2 समझौतों ने। पहला उग्रवादी, जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, वह पुनः प्रवेश हो गया कांग्रेस में। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया। अतिवादियों और उदारवादियों में पुनः मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई थी। तो जो अतिवादी हैं और जो उदारवादी हैं, उनके पुनः मिलन में भूमिका निभाई गई है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी रहे हैं। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ जुड़े हैं किसके कारण? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल रहा है। तो 1916 से 1922 तक का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतैक्य का काल रहा है। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा और मुस्लिमों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। तो समझौता सिर्फ एक दिखावा था लखनऊ का। मुस्लिम लीग अपना पृथक अस्तित्व बना के रखी रही, मुसलमानों के लिए अलग अलग पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। 1922 तक इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे। तो 1922 तक दोनों ने इसमें मिलकर कार्य किया, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही समझौता भंग हो गया। जैसे ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और समझौता भंग हो गया, लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता ही पकड़ लिया। तनक बहुत के लिए सुधरी थी, लेकिन फिर से अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ी। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ही साथ अपना अधिवेशन आयोजित किया था लखनऊ में। दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 को हुआ था। 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ ताकि संवैधानिक सुधार की एक योजना बनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के मुख्य शिल्पी कौन रहे हैं? तो ये इसमें एनी बेसेंट और तिलक थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की है, दोनों दृष्टियों से स्मरणीय थे। पहला, उदारवादी, जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, वह कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हो गया था। दूसरे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया को एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकत्रित हुई थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। किसने कराया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा कराया गया था। नहीं, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कराया गया था। कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन का कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की स्वीकार। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, जो कि मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए कहा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय से वस्तुतः एक नींव डाली, जिसके रूप में या जिसके ऊपर 3 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते के भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदार का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया था। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कब कर ली थी? तो 1916 में की गई थी कांग्रेस के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतैक्य का काल कब तक रहा है? तो 1916 से 1922 तक। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में मतैक्य का काल माना जाता है। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा और मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक इन दोनों समझौतों के रूप में
मिलकर कार्य करते रहे, परंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना रास्ता पकड़ लिया। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2016 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, तो पहला ही गलत हो जाएगा, बल्कि की थी। इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में मेल स्थापित हो गया था, तो सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे, तो ये भी सही है। वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार ने कहा था कि 10 वर्षों की दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दलों के दोनों खेमे उदारवादी और उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने राजकुमार राव की से मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था? तो ये है हमारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किनके द्वारा? तो ये हैं हमारे कौन, अरे राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, होम रूल लीग आंदोलन। अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो अप्रैल में 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा केसरी के माध्यम से अलग अलग लीग का प्रचार किया था। तो एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा प्रचार किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से प्रचार किया था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव NC केलकर को बनाया गया था। तो जो तिलक हैं इनके द्वारा होम रूल लीग बेस्ट बनाया गया था, है ना, होम अच्छा बनाया गया, तिलक 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 लगा के बेस्ट था। तो इनके अध्यक्ष थे प्रथम जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव, सोच सोच कर लेकर आए थे केले, तो सचिव बनाए गए हैं NC केलकर। जबकि जो एनी बेसेंट है उनके द्वारा स्थापित लीग के सचिव बनाए गए थे जॉर्ज अरुंडेल। तो एनी बेसेंट आई तो यहाँ पे आते साथ अंडे खाने लगी, तो जॉर्ज अरुंडेल को अध्यक्ष बनाया गया होम रूल लीग का। अपने घर में ही बनाती थी, है ना, होम में अरुंडेल। और तिलक एवं एनी बेसेंट ने अलग अलग कार्यक्षेत्र का भी बंटवारा कर लिया था, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करेंगे। बाल गंगाधर तिलक की लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और भराड़ था। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे इनके अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और भराड़ था। देश के सभी हिस्सों में एनी बेसेंट के जिम्मे में आया था, और जो देश के अन्य बचे हुए हिस्से थे वह एनी बेसेंट के जिम्मे में आए थे। दोनों लोगों ने अपना विलय नहीं किया, मतलब दोनों लोग कभी एक दूसरे से नहीं टकराए, ना ही विलय हुआ, क्योंकि एनी बेसेंटों के शब्द में बाल गंगाधर तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते। तो एनी बेसेंट ने कहा था कि जो दोनों लीग हैं वो क्यों शामिल नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनके कुछ समर्थक ऐसे हैं बाल गंगाधर तिलक के जो हमें पसंद नहीं करते, और हमारे कुछ ऐसे समर्थक हैं जो कि बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे और उनके बीच में किसी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं है, मतलब हम दोनों झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहे, बस हम लोग के सदस्य एक दूसरे को परेशान नहीं करते, मतलब पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोग एक साथ नहीं हैं। होम रूल लीग आंदोलन के दोनों नेता तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। तिलक और एनी बेसेंट के रूप में इन्होंने स्वराज को एक ही माना है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। तो ये क्या चाहते थे? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। जैसे गोरों द्वारा
शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में होता है। तो ये कैसे चाहते थे कि भैया हमारे यहाँ पे प्रांत स्थानीय और केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, जैसे कि जो गोरे शासित डोमिनियन दर्जा है वह प्राप्त देते हैं वह अपने उपनिवेशों हो, अर्थात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जैसा मिला हुआ है। होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जून 1914 को एक पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। जो होम रूल लीग है उसका सबसे पहले विचार किसके द्वारा, तो 2 जनवरी 1914 को एक पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया था। तो इनके द्वारा बनाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर हो धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन पहले विश्व युद्ध के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें होम रूल लीग ने अपनी ताकत अच्छे से दिखाई थी और अच्छा मौका भी था इनका। इनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की थी। वहाँ पे इतने फेमस थे इनके समर्थक और इतने अच्छे थे कि इन्होंने लखनऊ पहुंचने के लिए एक पूरी ट्रेन ही आरक्षित कर ली थी। कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया था, तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल का नाम दिया था। तो उस ट्रेन को भी नाम दिया गया था, जैसे कि कांग्रेस स्पेशल कुछ लोगों ने कहा और कुछ लोगों ने इसको होम रूल स्पेशल कहा। एनी बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभावना कोशिश करें। तो जो होम रूल लीग की अध्यक्ष हैं अरुंडेल, उनके द्वारा कहा गया था कि जितने भी समर्थक हैं वह हर संभव कोशिश करें कि लखनऊ अधिवेशन में पहुंच पाएँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की थी और मैडम ब्लावास्की कर्नल ऑलकाट ने की थी, मुंबई के थे। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में की गई मैडम ब्लावास्की और ऑलकाट के द्वारा। इसकी सदस्य बनी थी एनी बेसेंट 1889 में। अब आते हैं होम रूल लीग से संबंधित प्रश्न उत्तर। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, तो सबसे पहले प्रारंभ किया गया है एनी बेसेंट के द्वारा। भारत में एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने, लेकिन होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा की गई थी। 1916-17 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अप्रैल 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया एवं बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित थी, तो इनका संबंध रहा है होम रूल लीग से, गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का योजना मुख्यतः एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। होम रूल लीग की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया है। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो कि भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा था, होम रूल लीग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका आयोजन होम रूल लीग की स्थापना में नहीं किया गया है, तो होम रूल लीग में कौन नहीं था, टी.एस. ऑलकाट नहीं थे, बल्कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम. सुब्रमण्यम अय्यर थे। टी.एस. ऑलकाट होम रूल लीग से नहीं थे, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे।
तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एस सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो CR दास नहीं जुड़े हुए हैं। तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थकों अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? तो ये था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। होम रूल लीग आंदोलन भारत में स्वतंत्रता के एक नए चरण का प्रारंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना बना रखी थी। होम रूल लीग आंदोलन के दोनों नेता एनी बेसेंट और तिलक की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ये बताना है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी, तो ये सही है, 2 जनवरी को अपने न्यूज़पेपर कॉमनवेल्थ में। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में शामिल थी, तो ये सही है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था? नहीं, एनी बेसेंट वाला सब बहुत फेमस था, पूरे भारत में था। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, 2 गलत है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। एनी बेसेंट और तिलक की मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी थी? नहीं, है ना। मुख्यतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक पत्रिका के समक्ष एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ में प्रकाशन से शुरू किया गया था। इस पत्रिका में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई थी। दोनों लीग एक दूसरे के पूरक थी। अप्रैल 1916 में अप्रैल 2016 को तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके 5 माह बाद सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार की 6 शाखाओं तक सीमित है, जबकि बाकी हिस्से में एनी बेसेंट के जिम्मे थी। एनी बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 भी व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम एवं कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं हुआ, क्योंकि एनी बेसेंटों के शब्द में इनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। इस प्रकार तिलक और एनी बेसेंट में मतभेद नहीं हुए थे। एनी बेसेंट और तिलक द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक दूसरे मिला दिया गया, तो कभी नहीं मिले दोनों। निम्नलिखित में कौन फेवियन आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं? तो फेवियन फेवरेट था एनी बेसेंट का, फेवियन आंदोलन के द्योतक रहे हैं। एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक फेवियन आंदोलन की प्रवर्तक थीं। एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, संस्थापक की नहीं थी बल्कि सदस्य थी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, तो ये भी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी मानी जाती हैं। सितंबर 1916 को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग के साथ साथ काम करते रहे और होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक तरीके से
शासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावास्की और कर्नल आलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी थी। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर दिया था और स्वराज रख लिया? स्वराज सभा। तो ये है ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा 1920 में नाम बदल दिया गया और अपना नाम रख लिया ने स्वराज सभा। होम रूल लीग आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन एवं राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 को और तिलक ने होम रूल लीग की कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में 6 शाखाओं तक सीमित थी, जबकि बाकी हिस्से में एनी बेसेंट की लीग ने जिम्मा लिया था। लीग का उद्देश्य था ब्रिटिश सम्राट के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना महात्मा गांधी को अपने अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया। स्वराज सभा। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन।